आज देखिए हमारे साथ शिल्पा हैं जो मिथिलांचल की ही नहीं, बिहार की ही नहीं, पूरे भारत की गौरव हैं। भारत की बेटियां, बिहार की बेटी और मिथिलांचल की ये बच्ची सबका नाम रोशन कर रही है और इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है अभी बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में। और मैं आपको ये भी बताऊं शुरुआत में ही शिल्पा से बात करने के पहले कि क्यों ये इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं। क्या कारण है कि आजकल मैं बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि पूरे भारतवर्ष से विद्यार्थी मुझसे पूछता है कि सर बिहार न्यायिक सेवा के लिए क्या करें, राजस्थान के लिए क्या करें, एमपी के लिए क्या करें, यूपी के लिए क्या करें, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं मूलतः। अंग्रेजी वाले तो बच्चे आते ही आते हैं अपने पास, वो भी पूछते हैं ये बात। तो उनको मैं क्या बताऊं। मैं तो, आप कह लें एक प्रकार से, मैं तो शिक्षक हूं, गुरु हूं। लेकिन मैंने सोचा जो गुरु जिसको गढ़ता है, जो गुरु शिल्पकार है वो शिल्पा बनाता है, तो क्यों नहीं शिल्पा से ही आज सवाल कर लें कि इस मिथिलांचल की बेटी में ऐसा क्या खास था कि ये इतनी जल्दी सिर्फ एलएलबी करके आई और सफल हो गई। और मैं आपको एक खास बात शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ। इसी कमरे में जब मैं शिल्पा का इंटरव्यू ले रहा था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि शिल्पा प्रथम स्थान लेकर के आएगी। लेकिन ये कम नहीं है कि शिल्पा ने 5वां स्थान प्राप्त किया। मैं बहुत गौरवान्वित हूं और आप लोगों को भी बधाई देता हूं। शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या महसूस करती हैं, आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। आपके अभी जो आपने बोला वो मेरे पूरे जितना मैंने प्रिपरेशन टाइम था, मैंने 1 मिनट में सब विजुअलाइज कर लिया कि मैं यहाँ पे बैठ के ये किया था, मैंने बैठ के आपकी क्लास अटेंड की थी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, जो गाइडेंस आपने दी, जो आपने मुझे इम्प्रूव करने बोला खुद को, जो रेगुलरली आपने मेंटोरशिप दी। तो आज मैं जो हूँ, जो मैंने 5th रैंक सिक्योर कर पाई हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर एंड दिस अरे ये 5th इंस्टीट्यूट। रैंक आप कहाँ आया? ये प्रयास कौन सा था, पहला था? नहीं सर, ये मेरा दूसरा प्रयास था। अच्छा, इससे पहले जो 31st वाला था उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, वाह, लेकिन उसमें भी इंटरव्यू दिया आपने, यानी पहले प्रयास में इंटरव्यू। बहुत हाँ अच्छी सर। बात है ये तो आपने किसी और राज्य का भी इंटरव्यू दिया है क्या? इस सर मैंने यूपी का भी इंटरव्यू दिया था। थोड़े से वाह। मेंस में कम नंबर थे, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे मेंस में पूरा फोकस करना है। और देखिए, जब ऐसे विद्यार्थी आपके पास आते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थी आपकी बात को समझ रहा है, सुन रहा है, आत्मसात कर रहा है और उसके अनुसार वो परिश्रम कर रहा है और इस प्रकार से सफल हो रहा है। जी शिल्पा, क्या बता रही थी आप? सर नहीं, मैं यही बता रही थी कि सक्सेस होने के लिए एक तो होता है कि हम मेहनत करते हैं, और दूसरा होता है कि हम सोच लेते हैं कि हमें किसी भी हालत में ये करना ही करना है। तो 2 ऑप्शन हैं, अगर आप सक्सीड नहीं कर पा रहे हो तो कि आप सोच लो कि यार क्यों नहीं हो रहा है हमसे। दूसरा आप ये सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है हमसे, मतलब आप असर करो। जी, मुझे याद है कि बिहार का जब मैं इंटरव्यू आपके साथ दे रही थी, तो आपने ये बोला था कि मैंने आपसे पूछा था कि सर हो जाएगा, और आपने बोला था क्यों नहीं होगा। तो और सेम चीज़ मेरे पापा भी बोलते हैं हमेशा कि क्यों नहीं होगा, ये सोचो। तो फिर वही सोच के मैंने मेंस पे काफ़ी ध्यान दिया था इस पर। तो मैंने रेगुलरली प्रैक्टिस की थी, जैसा आपने हमें क्लास में समझाया था कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो, मन में सिनॉप्सिस रेडी करो और फिर अटेम्प्ट करो, और आप पूरी कोशिश करो कि विद इन टाइम आप कर लो। तो वो जो हमारी क्लास से पहले हमारा एक ना प्रैक्टिस सेशन होता था मेंस आंसर राइटिंग का, तो वो और उसके साथ जो रेगुलर मॉक होते थे हमारे, उसने मेरी बहुत हेल्प की। और इस बार मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया था, मैंने बहुत सिंसियरली बहुत अच्छा, बहुत किया अच्छी था। तैयारी की शिल्पा आपने। अब हम थोड़ी शुरुआत करते हैं, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि शिल्पा आपका बचपन कहाँ बीता? आपने स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? उसके बाद आप कहाँ पढ़ीं? फिर जैसे मिथिलांचल की बेटी हूँ मैं, मधुबनी जिला में एक झंझारपुर ब्लॉक है, वहाँ पे ओहो! एक गाँव है लोना, तो मेरा बचपन वहीं बीता है स्टार्टिंग वहाँ के में। लोग तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मैंने सुना है। फिर इंटेलिजेंट हैं, पर बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि आप बाहर के हैं। वो बहुत ही प्यार से बातें करते हैं, इसीलिए भी हमारे ज़िला का नाम मधुबनी है, क्योंकि हमारी बोली बहुत स्वीट है, मधु है मधुर उसमें, वाली। मधु जी है। सर, मधु मधुर से वाणी है। मधुबनी है। जी बहुत सर। अच्छा, मधुबानी, मधुबनी। हाँ, जी बताइए सर। शिल्पा। तो वही गाँव में मेरी हुई थी। वहाँ तक वहाँ 6th क्लास तक मैंने गाँव के स्कूल में पढ़ा था, और मेरे पापा फार्मर तब थे।
फिर पापा की जॉब लगी और हम लोग दरभंगा आ गए, जो पास का एक शहर है। तो हम्म, पापा स्टार्टिंग से ही हमारे एजुकेशन पे काफ़ी फोकस्ड थे और वो हमें भी मेहनत करने पे मजबूर करते थे, क्योंकि जब हम लोग गांव में थे तो ऐसे इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, मैथली मीडियम में पढ़ाई होती थी, बट देन उन्होंने हमें इंग्लिश मीडियम में डाल दिया एंड लाइक कि नहीं तुम करो, लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल, तुम कर सकते हो। तो मुझे थ्रू आउट मेरी एडुकेशन पापा का पूरा सपोर्ट मिला था। तो फिर वहाँ पे आई सेड कि मुझे यहाँ के मेडोना इंग्लिश स्कूल, वहाँ का इकलौता ICSE स्कूल है, वहाँ पढ़ना है। तो नहीं सिर्फ कि हाँ अगर तुम टेस्ट में पास कर लेती हो तो पढ़ो। तो फिर मैंने दरभंगा से अपना 10th और 12th कंप्लीट किया। देन आई सेड टू हिम कि नहीं मुझे क्लैट करना है, मुझे लॉ करना है। तो उन्होंने बोला आप श्योर हो? बोला हाँ। फिर कुछ टाइम लगा, फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे प्रिपरेशन अच्छा, करनी आप है। आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल पूछेंगे, आपने लॉ में जाने का निर्णय क्यों लिया? कहाँ से प्रेरणा आई, कहाँ से बात आई मन में कि मुझे लॉ पढ़ना है? फिर लॉ का एक्चुअली क्लैट के थ्रू लॉ करने का आइडिया मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने दिया था 10th में, क्योंकि मुझे अब करो आर्ग्यूमेंट करने पे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया जाता था कि तो नहीं। प्रिंसिपल ने आपकी प्रतिभा पहचान ली थी कि ये आर्गुमेंटेटिव है, मतलब शिल्पा तो इसको अब वैसे फील्ड में भेजना चाहिए। जी सर जी। आर्ग्यूमेंटेटिव उन्होंने हाईलाइट नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि इट्स गुड दैट यू आर एबल टू वॉइस योर ओपिनियन, क्योंकि लोग बोल नहीं पाते हैं स्पेशली हमारे रीजन में। तो मुझे था कि नहीं मुझे ऐसे पोजीशन से अपना ओपिनियन देना है कि लोग सुने। तो वहाँ से मुझे लॉ करने का आया कि नहीं मुझे लॉ करना है। तो मेरा डिसाइडेड था कि मुझे लॉ करना है। तो फिर मैंने क्लैट की तैयारी की। मुझे NLU से लॉ करना है ये भी मैंने सोचा था कि मुझे एक अच्छी जगह से तो आपने फिर NLU से लॉ किया? जी सर, मैंने NLU रांची से लॉ किया था। वाह, बहुत अच्छा। तो कब कंप्लीट किया वहाँ पर? सर ये मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ था। लॉ कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली आ गई थी और फिर मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। कुछ टाइम तो मैंने यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस की थी। फिर चूँकि कोरोना की वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुई थी, पर ज़्यादा इंटरप्शन नहीं हुआ क्योंकि फिर ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने फिर प्रिपरेशन अपना ऑनलाइन मोड में स्टार्ट किया था और उसके साथ ही 31st बिहार वाला वैकेंसी आ अच्छा, गए थे ये तो बताइए शिल्पा, जी। एक NLU की बेटी जो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी परिश्रमी, क्योंकि मैंने आपका साक्षात्कार भी लिया था जिसमें मैं अकेले आपसे बैठ करके जो है प्रश्न यस। पूछ रहा था और सारे प्रश्नों का आप जवाब मुझे दे रहे थे। मैं भी हतप्रभ था, शायद मैंने आपको कहा भी होगा कि आप टॉप में आओगे और आप टॉप कर जाओगे, ऐसा मैंने कहा था, ये मुझे याद है। अब ये बताइए शिल्पा कि NLU से पढ़ने के बाद जो मेरे को प्रश्न आता है बार बार, आप क्या एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की भूमिका को कुछ समझ पाते हैं कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट उसमें क्या करता है? तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है कहीं पे भी सक्सेसफुल होने के लिए। और यहाँ पे अगर हम रैंक लाने की बात कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो गाइडेंस होता है, जो मेंटोरशिप होती है, उसके लिए मेरा यहाँ आना आई थिंक बहुत ज़रूरी था। तो जब जो भी सुन रहे हैं मुझे कि जब आप यहाँ पे आते पूरा हो, जब देश आप सुन रहा है आपको शिल्पा। हाँ, जी। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी कि जब आप एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, तो आपको हर स्टेप पे गाइडेंस मिलती है। आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन में तो गाइडेंस मिलती ही मिलती है। जो आपका टारगेट स्टेट है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। आपके प्री के मॉक होते हैं, आपके मेंस के मॉक होते हैं, उसमें जो भी आप कमी है वो आप फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हो। फिर इंटरव्यू के लिए भी मॉक होते हैं, तो वो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें एक लॉ कॉलेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। इवन जो अंडरस्टैंडिंग होती है लॉ की, जो कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमें आंसर करना है, जो एक इंटरेक्शन होता है ना, लॉ जो है कुछ अलग नहीं है, बेयर एक्ट है, लेकिन वो बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है। सर मैं आपकी काफ़ी सारी आपने हमें क्लास में तो पर्सनली बताया भी था कि एक बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, कि कैसे आप पढ़ते हो, उसको फिर आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे अपने आंसर में। तो ये सारी चीज़ें ना आपको यहीं पे आके के सीखोगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लाइक कॉलेज में सीखने को मिलेगा। कॉलेज से आप पढ़ाई करते हो ठीक है, पर वहाँ पे आप बहुत थोड़ा-सा सिलेबस का प्रेशर रहता है, थोड़े असाइनमेंट के प्रेशर रहते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी नहीं आ पाता है। वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच तभी आता है जब आप देखते हो कि 100 के बीच में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। जो सामने टीचर बैठे हैं वो आपको कितना ये करे कि हाँ, ये बच्चा अलग है, ये बच्चा कर सकता है हमारा, कि ये बच्चे में कुछ एक फैक्टर है जो कि ये सक्सीड करेगा ही करेगा लाइफ में।
ऐसे तो हर बच्चे में फैक्टर के हर बच्चा सर सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल सही। आज नहीं शिल्पा, तो एक कल। सवाल आपसे बीच में पूछ लेते हैं कि भाई ये बताइए, कोई एक विषय है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ भी सीआरपीसी पढ़ा, तो आपने विश्वविद्यालय में भी पढ़ा होगा, या सीपीसी यहाँ पढ़ा और आपने विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा, उसमें क्या अंतर आता है जो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और जो अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है? सर बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अब सिर्फ वहाँ पे पढ़ के मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे मार्क्स ले आ सकती थी इस एग्ज़ाम में। वहाँ पे क्या होता है, जब आप जो रेगुलर क्लासेस होती हैं तो थोड़ा-सा जैसे मैंने बताया सिलेबस का प्रेशर होता है कि विद इन टाइम टीचर को भी फिनिश करना है, तो टीचर भी समहाउ डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उनका होता है कि हाँ, चलो बच्चे पास कर जाएँ। ये जो एक होता है ना कि सक्सीड करना है, एक कॉम्पिटिटिव वाला, वो वहाँ पे नहीं रहता है। बहुत रेयर नहीं, वो 5 तो ठीक है शिल्पा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और विद्यार्थी भी आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट में, संकल्पना में, समझ में, गहराई में कोई अंतर है कि यहाँ संकल्पना बेहतर बताई जाती हो या समझ बेहतर आता हो और बहुत गहराई में यहाँ विषय में शिक्षक जाता हो? जैसे मुझे याद है कि जो भी यहाँ सीआरपीसी पढ़ाए थे वो बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, क्योंकि मैंने भी मटेरियल देखा, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर भी उनको बनाते हुए देखा। तो मुझे ये सवाल था कि भाई विद्यार्थी मुझसे ये पूछता है कि भाई सीआरपीसी, सीपीसी जैसे जो विषय हैं, उसका ज्ञान कैसे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट बेहतर दे सकता है? तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसे जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे हमने बोला संरचना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर तरीके से सिखाई जाती है। जो डिस्कशन होता है वो अलग लेवल का होता है, जो आप पढ़ाते हैं, जैसे सीपीसी मैंने आपसे ही पढ़ा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सीपीसी बिल्कुल नहीं आती थी, जबकि मैंने कॉलेज में पढ़ा था। लेकिन एक जो आप बोलते हो ना कॉन्सेप्ट की समझ, जो आपने बोला कितने डेप्थ में आप समझ रहे हो, जब तक आप डेप्थ में नहीं समझोगे आप आपके आंसर में दिखेगा ही नहीं वो चीज़ किसे आती है। तो वो मेरा लॉ स्कूल से पढ़ के नहीं था अंडरस्टैंडिंग, जबकि मैंने क्लासेस करी थी, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी कॉलेज की, वो मेरी यहीं पे आके डेवलप हुई। मैंने आपकी सीपीसी की सारी क्लासेस अटेंड करी थी। जो आज जो आप पढ़ाते हैं या फिर और भी फैकल्टीज जो पढ़ा, जैसे सीआरपीसी का आपने बताया, तो वो सर जो पढ़ाते थे, तो वो एक अलग लेवल पे ये होता था कि आप बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दे के पढ़ाते हो। आप मतलब डेली जो एक लाइफ के जो डेली जो भी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं उनका एग्जाम्पल लेके पढ़ाते हो। आप लॉ की अंडरस्टैंडिंग ना अब अलग लेवल पे देते हो कि हाँ ये फोकस है। लेकिन उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो कि नहीं हमें सब कुछ जानना है। मुझे याद है कि आपने क्लास में बोला था कि हमें इस विषय का वो नहीं करना, हमें पीएचडी नहीं करनी है। तो हमें मधुबनी की शिल्पा आपको मधुबानी बता रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि सफलता के क्या राज है। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है, उसके पहले बहुत सारे काम करने होते हैं। उसमें एक मुख्य काम है किसी विषय की सही समझ को बनाना, जो शिल्पा ने अपना बनाया, इनके शिक्षकों ने इनका मार्गदर्शन किया। शिल्पा, ये कहानी बड़ी लंबी है और आपकी बहुत लंबी पढ़ाई रही है। हम जानना चाहेंगे कि कभी न कभी तो आपको परेशानी आई होगी, कभी न कभी आपको भी लगा होगा कि हिम्मत हार गए हैं, या घर की कोई समस्या है, समाज की कोई समस्या है। तो ऐसा कोई आपके साथ हुआ हो वाक़या? आपने जैसा बताया भी कि आप किसान परिवार से आती हैं, बहुत बड़ी बात है। छोटे से जगह से उठ कर के दिल्ली आना, एनएलयू जाना, फिर एम्बिशन में पढ़ना, फिर जज बन जाना, वो भी इतने धमाकेदार रिज़ल्ट के साथ। कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा जिसने आपको हिम्मत दी होगी, कोई बाधा ऐसी, कोई परेशानी ऐसी? से हिम्मत तो देते हैं। एक तो मेरे पेरेंट्स पूरे सपोर्टिव थे। फिर जैसे आपने फेथ दिखाया था कि तुम तो रैंक ले आओगी, तो वो फेथ आपको हिम्मत देता है। जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, वो आई थिंक मेरे साथ जितने भी फीमेल एस्पिरेंट है स्पेशली, आई थिंक 95% फीमेल एस्पिरेंट रिलेट कर सकते हैं, वो है शादी का प्रेशर। तो वो एक ओहो! साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। मेरी फैमिली से नहीं आ रही थी, पर हाँ सोसाइटी से। वो ऐसे देखते हैं, अच्छा पढ़ाई हो गई, तैयारी करी है, तो फिर लाइक शादी हो जानी चाहिए। वो रिलेट नहीं कर पाते कि कितना डेडिकेशन चाहिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप भी इस प्रेशर को झेल रहे हो, बट ट्रस्ट मी वो प्रेशर थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा। और ऐसे बोला भी जाता है कि जो वुमेन होती है, जो फीमेल होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है इस अर्थ पे। तो आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, खुद पे बिलीव करना है, और आपका जो मदरली इंस्टिंक्ट है ना, वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। तो जस्ट ट्रस्ट दैट इंस्टिंक्ट और खुद पे फेथ पूरा रखना है कि हाँ। और ये जो थोड़ा सा पीरियड होता है ना जिसमें सब बोलते हैं कि और आपका एकदम मन करेगा कि लेट मी सबमिट टू दिस प्रेशर, तो जस्ट आप अपने पे भरोसा रखना और ये सोचना कि ये टाइम भी बीत जाएगा। मतलब
थोड़े टाइम की ही बात है, फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बच्चा अपने कैरियर को लेके बहुत डेडिकेटेड है, या फिर जो भी ये करना चाहता है ये करेगा, तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना सर, कहने को छोटी बात है, बट छोटी छोटी बातों का ना बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि अब कितने मतलब यंगस्टर्स हैं ना, तो थोड़ा सा वो फोकस्ड उनका हो जाता है, इससे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये और बताइए कि कभी आर्थिक परेशानी या कोई स्वास्थ्य की परेशानी इस प्रकार की आपको तैयारी के दौरान कभी आई? सर स्वास्थ्य की तो आती रहती थी, हम लोग रेसिडेंशियल में कॉलेज में रहते थे, तो अदर देन जो रेगुलर फ्लू व्लू होते हैं उसके अलावा मतलब हाथ पाँव भी टूटते रहते थे, तो वो नहीं, सब बहुत था। सारे बच्चे स्वास्थ्य की परेशानी से झेलते हैं और उनको शायद सफलता देर से मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। और आर्थिक परेशानी, आपके जीवन में कोई आर्थिक परेशानी ऐसी आई हो? नहीं सर, मेरे पापा ने मुझे कभी फ़ील नहीं होने दिया। मैंने जो भी बोला कि नहीं मुझे दिल्ली जाना है, सेड कि ठीक है जाओ। तो हो सकता है उन्हें हुई हो, पर मुझे नहीं हुई। देखिए, ये पिता का प्यार, ये परिवार का प्यार है कि बेटी को महसूस नहीं होने देंगे। हालाँकि आपने बताया पहले ही किसान परिवार से आती है, तो मैं समझ सकता हूँ कुछ न कुछ तो ज़रूर परेशानी रही होगी, लेकिन पिता-माता ने आपको महसूस नहीं होने दिया। ये बड़ी गौरव की बात है, गर्व की बात है। और मैं चाहूँगा कि हर बेटी, ख़ास करके जो मिथिलांचल, अच्छा आप मिथिलांचल से हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी मधुबानी में मिथिलांचल के लोगों को 2 शब्द कहें कि भई उनको कैसे प्रेरित रहना चाहिए? जैसे बेटियाँ तैयारी कर रही हैं, बच्चे ही तैयारी कर रहे हैं, लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? आप क्या संदेश देंगी, संक्षेप में बताइए, मिथिलांचल की भाषा में, मधुबानी में? यस सर, मैथिली हमारी भाषा है, तो जेहो छथि जे सुनि रहल छथि हमर मिथिलांचल के लोग, तऽ हम अहाँ सबके बहुत बहुत आभारी छी जे अहाँ सबके आशीर्वाद द्वारा ई भऽ सकल है कि हम ई स्थान प्राप्त कऽ सकलहुँ। तऽ बहुत बहुत धन्यवाद हमरा पर अपन आशीर्वाद दै लए। और इएह कहब चाहब जे अपन बेटीके पूरा सपोर्ट करियौ। बेटा बेटीमे कोनो खास अन्तर नहि कऽ कऽ, हमरा सङ्गे कहियो भेल नहि तऽ हम नहि कहि सकब, लेकिन नहीं करियो अंतर। बेटी यदि करऽ चाहैए ना तो ओकरा करऽ दियौ, जे ओ अहाँके नाम अगर ओकरा मौका देलियै ना तो पूरा रोशन करत अहाँके नाम। सर अभी भी आप अगर बहुत हमारा बड़ी रिजल्ट बात देखें है। ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कितनी मधुबानी में आपने बताया, और जो लोग सुन रहे हैं शिल्पा को, वो ध्यान रखेंगे इस बात का। कितने दिल से आपने बोला। जब लोग अपनी भाषा में बोलते हैं तो दिल उभर आता है और आनंद आता है, उस भाषा में मज़ा आता है। मुझे भी मज़ा आ गया, क्योंकि मैं भी पड़ोसी हूँ इनका, मैं अंगिका क्षेत्र से आता हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। हाँ, शिल्पा आप कुछ बता रही थी। हाँ सर, जो देर आपने बोला ना काफ़ी लंबी पढ़ाई की, तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस होता है। मतलब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो होता है कि आप एंटिसिपेट करते हो कि आप सोचते हो कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता। तो होता है, कुछ बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, फर्स्ट या सेकंड में हो गया। नहीं तो फिर आपका क्या है ना कि आप थोड़े और डेडिकेशन दिखाते हो। जैसे मेरा फर्स्ट सेकंड में नहीं हुआ था, इसलिए कि क्यों नहीं हो रहा है, फिर आई वर्कड ऑन दैट एरिया कि मुझे लग रहा था अच्छा मेंस में थोड़े कम मार्क्स आ जा रहे हैं, तो फिर मैं मेंस में पूरी मेहनत करूँ। या फिर होता है चलो आप उसके बाद भी नहीं कर सकते ना, तो जो ये एक्सपीरियंस मैंने गेन किया था 2-3 सालों में, जो मेरे पिछले एग्ज़ाम का था, तो वो मैंने इसमें अप्लाई किया। अगर नहीं भी आप सक्सेस हो रहे हो, तो ये याद रखना होता है, फेथ रखना होता है खुद पे, और कहीं न कहीं एक लक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये एक्सपीरियंस जो है एग्ज़ाम का, जो आप प्रेशर हैंडल करते हो, जो नॉलेज आपने गैदर की है इतने टाइम में, ये आपको आगे हेल्प करेगी ही करेगी। ये जो एक टाइम है ना, ये आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए तैयार करता है कि आप अपनी आगे की लाइफ किस तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो आई थिंक ये प्रिपरेशन टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए किसी भी चीज़ से। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएँगी कि मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूँ या फिर मैं कुछ और करूँ। बट मेरा सजेशन यही है कि आप एकदम फ़ोकस्ड रहिए, आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आप इसके भरोसे मत रहिए कि जब नोटिफ़िकेशन आएगा हम तब प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस अपनी का मतलब क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस, सर कोड प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। जी नहीं सर, जो आपका टारगेट स्टेट है, एक तो आप अपना टारगेट स्टेट सोच लीजिए। स्टार्टिंग में भले ही आप हर स्टेट का दे रहे हैं, लेकिन एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हो अपने प्रिपरेशन होते-होते कि मुझे ये टारगेट करना है, तो आप उसी स्टेट पे फोकस कीजिए। और फिर प्रैक्टिस से सर मेरा वही था कि आप जो भी प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आप खुद से सोच सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे होते हैं कि जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने हमें पढ़ाया था, तो आपने हमें ग्रे एरिया भी काफ़ी अच्छे से कवर करवाए थे कि हाँ इस जगह से भी क्वेश्चन बन सकते थे। और वो बहुत सरप्राइजिंग होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक ग्रे एरिया आ गया और आपको वो बहुत अच्छे से आता है।
जैसे मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो सर आपने हमें ना जो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो बहुत अच्छे से बताया था, और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था और मैं एग्जैक्टली रिकॉल कर पा रही थी कि क्लास में क्या क्या आपने बताया था, हमने क्या क्या नोट्स थे। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप क्लासेस रेगुलर करो, क्योंकि जब क्लासेस आप रेगुलर करते हो ना तो जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट है ना वो बहुत अच्छे से आता है। आप वो चीज़ सुनते हो, वो चीज़ आप लिखते हो, फिर वो चीज़ आप जाके अपने नोट्स में देखते हो, मटेरियल पढ़ते हो बेयरैक। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। आप किसी भी चीज़ को अलग से नहीं कर सकते कि क्लास पढ़ लिया मटेरियल नहीं देखा, या मटेरियल पढ़ लिया क्लास नहीं देखा। सब चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो आप ज़्यादा टाइम मत लो ये एनालाइज करने में, ये समझने में कि सब चीज़ें अलग अलग है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने तो आपको पढ़ाया ही होगा थोड़ा मोड़ा, और भी शिक्षकों ने एम्बिशन के पढ़ाया होगा, उनके साथ भी आपका अनुभव वैसा ही था? यस सर, चूँकि मेरा टारगेट स्टेट बिहार और यूपी था, तो जीके के लिए तो मेरे लिए मस्त था मोहित सर की क्लास अटेंड करना। स्टार्टिंग में होता है कि बट हमारी टेंडेंसी थी कि नहीं अब इंग्लिश जीके छोड़ देते हैं, जब आएगा तब देख लेंगे। सुन लीजिए इंग्लिश जीके जी। पर वो बहुत हेल्प करता है। तो जिस तरीके से मोहित सर हमें स्टैटिक पढ़ाते थे और साथ साथ में उसको करंट से रिलेट करके पढ़ाते थे, तो वो बहुत हेल्प करता है। और एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना टॉपिक की, जैसे आप सिखिज्म पूरा समझ गए तो उसके आप ना एमसीक्यूज भी, चलो आपको एग्जैक्ट नहीं भी आते हैं तो आप गेस वर्क से कर सकते हो। और जीके के जो भी फैक्ट्स होते हैं वो आपके लॉ में हेल्प करते हैं। और लैंग्वेज सर, अगर जैसे इंग्लिश वाले सर हैं, उन्होंने हमें लैंग्वेज के बेसिक नियम तो बताए, कैसे आप अपने आंसर इम्प्रूव कर सकते हो इन नियमों को फॉलो करके, ये भी बताया। तो आई थिंक ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा और अन्य इंटरलिंक्ड जो लॉ के शिक्षक थे वो भी आपसे मिले होंगे, उनकी भी आपने क्लास की होगी? सर मैंने क्लासेस तो करी, लेकिन जो एक वो होता है ना स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, वो मेरा ज़्यादा आप ही के साथ रहा, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स जो बिहार वाले थे, कॉन्स्टी की सीपीसी, ये तो मैंने आपकी क्लासेस अटेंड करके अच्छा, ये बताइए शिल्पा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई बिहार में कुछ अन्य सब्जेक्ट भी आते हैं थोड़ा अलग है, और यूपी में लोकल लॉज भी आते हैं। जी सर। तो उसके लिए आपने क्या किया? हाँ सर, यूपी में लोकल लॉज काफ़ी मतलब लाइक एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और ऐसे नहीं 3-4 नहीं, पूरे 8 लॉ पेपर आते हैं जो कि लोकल लॉज हैं। और सर जो भी स्टेट है, जैसे मैंने बताया था कि आपको हर स्टेट स्पेसिफिक गाइडेंस यहाँ मिलती है। तो यूपी के लोकल लॉ के लिए ना, जब प्री के बाद हमारे लिए लोकल लॉ की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुई थी। थिंक मुझे कोई भी शिक्षक हाँ, होंगे, बहुत सारे शिक्षक आते हैं। हाँ, तो वो सर हमें यूपी का पूरा ये किए थे। क्लास अच्छी हुई थी कि नहीं, ये मैं जानना। क्लास बहुत अच्छी हुई थी, मेरे लोकल लॉ में भी अच्छे मार्क्स थे, मेरे बस जीके में थोड़े से रह गए थे जीके। तो इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जीके पे अगर आप बिहार यूपी टारगेट कर रहे हैं तो जीके पे ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत फोकस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, ऐसे लोग मानते भी हैं। मुझे नहीं लगता लैंग्वेज हिंड्रेंस है, लेकिन हाँ, अगर मार्क्स लाने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही तो थोड़ा सा मेहनत उसमें करना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि प्री मेंस की तैयारी या इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए होगा टोटल? सर थिंक एक बार आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो 1-1.5 साल, अच्छा चलिए मैक्सिमम 2 साल बहुत है। अगर आप पूरे फोकस होके तैयारी कर रहे हो अपने स्टेट का, तो थिंक 2 साल काफ़ी है। लेकिन हो सकता है कि आपका 2 साल में ना निकले, कुछ कमी रह जाए, तो ऐसे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप उन कमियों पे काम करो। मैंने भी किया था कि आप अपने, वो होता है ना कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हो, तो आप अपने टीचर से पूछिए, आप खुद पे एनालाइज कीजिए, अपने आप आंसर्स अटेम्प्ट करके देखिए अपने कि कहाँ गलती हो जा रही है, क्या गलती रह रही है। होती है बहुत सारी कि विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट नहीं कर पाए, अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, या फिर इंटरव्यू में तो मेजर रहता है कि नर्वस हो गए। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ वर्क होती है। तो आप इंटरव्यू में तो नर्वस नहीं हुई होंगी? सिर्फ पहला इंटरव्यू में थोड़ा नर्वस थी, लेकिन नहीं, उसके बाद तो नर्वस नहीं हुई। जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे। हाँ सर, एक तो वो था कि आप थे तो थोड़ा सा वो होता है ना, ईज रहते हैं आप, कंफर्ट तो रहता है। और सर उसके बाद तो नहीं, मैंने यूपी में भी मैं पूरे कॉन्फिडेंट थी, मैं बिहार के इस इंटरव्यू में भी। अच्छा, आपको ये उम्मीद था कि आप 5वां रैंक ले आएंगे बिहार में? सर इस हिसाब से जैसे मैं अपने परफॉर्मेंस से थी कि हाँ इस बार आना चाहिए। कभी कभी लगता था कि भगवान प्लीज रैंक आ जाए, लेकिन हो जाएगा इसकी उम्मीद थी। बट रैंक देख के बहुत सरप्राइजिंग लगा था, मतलब
चलिए, बहुत गर्व और गौरव की बात है कि आपने हमें भी सम्मान दिया, आपने इतना अच्छा रैंक लाया। मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी अभी बहुत उम्र है, आप बहुत यंग जज बनेंगे और आप देश की बहुत अच्छी सेवा करेंगे। नहीं, बाद में अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई और आप विशेष संदेश देना चाहते हों भारत के उन बच्चों को जो लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो जज बने, चाहे वो वकील बने, चाहे वो लीगल कंसल्टेंट बने, चाहे वो शिक्षक बने, किसी भी फील्ड में जाएँ, उनको क्या करना चाहिए? थिंक सबसे पहले तो जो भी लॉ स्टूडेंट है, अगर आप ये सोचो कि आपका पोटेंशियल कहाँ है, आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि जब आप ऐसे पीयर प्रेशर में आ गए तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, तो वो खुद के साथ गलत कर रहे हो। तो एक बार आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। जैसे मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मतलब मैं तो लॉ फॉर्म में काम नहीं कर पाऊंगी, इंटर्नशिप के दौरान मुझे पता चल गया था। फिर इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे जुडिशरी करनी है, तो असल की मैंने पूरा इसके लिए मेहनत की थी कि हाँ मुझे जुडिशरी करनी है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, फिर उसके रिगार्डिंग पहला स्टेप लो कि मैं तो अपना सिर्फ जुडिशरी का बता सकती हूँ, बाकी का नहीं। तो लाइक अगर आपको करना है कि आप जुडिशरी सोच रहे हो, तो आप सोच लो कि हाँ मुझे कैसे तैयार करनी है, मेरा टारगेट स्टेट कौन सा है, मैं कहाँ से गाइडेंस लेना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा रिसर्च करके आप कि हाँ थोड़ा, क्योंकि अभी ऐसा है ना सर कि ऑनलाइन इतने सोर्सेज है ना कि सही सोर्सेज पहचानना भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस पे थोड़ा सा आई थिंक स्टूडेंट को डिलीजेंट होना होगा कि वो समझे कि मुझे मेरे लिए क्या सही है, कि कौन सा रास्ता मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा, तो इसको वो खुद पहचानना होगा। हाँ, उस रास्ते पे उसे गाइडेंस मिल जाएगी, उसे पूरे होगी कि हाँ ये ऑब्स्टिकल्स है, ये हट जाएंगे। लेकिन सर वो पहचानना, इतना डिलीजेंट उसे होना पड़ेगा खुद से कि ये जानने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है। तो एक बार वो पहचानो, फिर उसके रिगार्डिंग अपना 100% दो, और फिर एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस करोगे। देखिए, सक्सेस शिल्पा ने आपकी होगी। कितनी अच्छी बात कही है कि इस भ्रामक दुनिया में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको समझना पड़ेगा कि सही राह क्या है, सही रास्ता क्या है और सही शिक्षक कहाँ मिलेगा। यदि आप पहचान लेंगे तो आप बिल्कुल सफल बनेंगे। शिल्पा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं भी देखता हूँ, यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में बहुत सारे संस्थान आजकल खुल गए हैं और सभी जगह सफल विद्यार्थियों की तस्वीर लगा दी जाती है। सभी जगह लगा दी जाती है तस्वीर। अब एक ही विद्यार्थी की तस्वीर कई जगह लगा दी गई। तो मैंने भी कई बच्चों से पूछा, भाई तुम्हारी तस्वीर, तो उन्होंने कहा सर मैं तो सिर्फ मॉक इंटरव्यू ले गया था और मेरी तस्वीर लगा दी गई है। अब विद्यार्थी भी कुछ नहीं कह पाता, तो इसलिए समस्या और गंभीर हो जाती है। क्योंकि आप देखिए साहब, इंस्टीट्यूट अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले खुला, 3 साल पहले खुला, उन्होंने भी 60 स्टूडेंट की फोटो लगा दी और आपने भी 60 स्टूडेंट की फोटो लगाई, जबकि आप 24-25 साल से पढ़ा रहे हैं, आपकी परंपरा है, आप टॉपर्स देते रहे हैं। लेकिन दूसरा भी इंस्टीट्यूट 50-60 बच्चों की फोटो लगा देता है। तो जो शिल्पा अभी कह रही थी वो बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, समझना चाहिए। क्या शिल्पा, मैंने कुछ सही कहा या नहीं? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ मैंने भी फील की है कि कहीं ना कहीं मेरे भी फोटो का मिसयूज हुआ है, कि कुछ इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया है। बट देन आप ये लगता है ना कि आप पेटे ही समझ के छोड़ देते हो कि अब इसमें कौन टाइम वेस्ट करे। पर ये डिस्ट्रैक्शन होता है। इवन मेरे एक जूनियर ने ना मुझे मेरी एक फ़ोटो लेके भेजा था कि मैम आपने यहाँ से तैयारी की थी क्या? सिर्फ कि नहीं, इनफैक्ट मैंने वहाँ से आईजीपी भी नहीं लिया था। मैंने बस उनसे बात की थी कि आप मतलब लाइक आईजीपी करवा रहे हो क्या? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वो आप करवा रहे हो क्या? तो बस मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ था उनसे, मैं वहाँ पे कोई मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया था। इवन देन उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया। तो होते हैं, अब वो जूनियर मुझे जानती थी तो उसने मुझसे पर्सनली पूछ लिया, लेकिन होता है कि लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं इस चीज़ों से। तो आज के टाइम में जहाँ पे इतने ज़्यादा ऑनलाइन बातें हो रही है, जबकि आप फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो, सर अभी भी मुझे लगता है कि फिजिकल इंटरेक्शन अपने लेवल पे एक अलग इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। इसलिए इवन मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप कर सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सको। आप अगर गाइडेंस ले रहे हो, आप क्लासेस कर रहे हो, तो आप ऑफलाइन मोड में करो अगर आपके लिए पॉसिबल है। होता है बच्चे दूर रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक ऑनलाइन भी कर सकते हो। फिर आप डिलीजेंटली सोचो कि आपको क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि अगर आप थोड़े से डिमेरिट वाले पोजीशन पे हो कि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, आप तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा पहचानने में कि क्या सही है क्या गलत। तो सर बस यही कि मेरा देखिए, एनएलयू रांची के तो बच्चे ध्यान से इस बात को सुन रहे होंगे जो शिल्पा कह रही, क्योंकि आपकी सीनियर हैं, सफल हो गई हैं और एनएलयू रांची के बच्चे हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं बहुत सारे। मैं उनको कहानियाँ भी बताता हूँ शिल्पा की। तो देखिए, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा, समझना होगा कि भाई ये बड़ी बात है, कैरियर का सवाल है, कोई साधारण सवाल नहीं है।
फोटो तो कोई भी छाप सकता है, क्या करेंगे आप लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते। अब शिल्पा ही चली जाएंगी, अपनी नौकरी करेंगी, किन प्रकार की चीज़ों में पढ़ेंगी, लेकिन आपको समझना होगा जिस विद्यार्थी को कैरियर बनाना है, जिस व्यक्ति को कैरियर बनाना है, उसको सावधान होना पड़ेगा और तैयारी करने के पहले थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आप भ्रामक विज्ञापन के आधार पर कहीं भी चले जाओ। तो शिल्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है आप पर, पूरे देश को गर्व है और मिथिलांचल तो बहुत खुश होगा। मैं चाहता हूँ कि मिथिलांचल की ऐसी बेटियाँ आएँ और हमारा भी गौरव बढ़ाएं और मिथिलांचल का भी मान बढ़ाएं और भारत देश का भी मान बढ़ाएं। तो बिहार की इस मिथिलांचल की बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारा इतना नाम किया। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पूरा एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि आप किसी बच्चे को पढ़ाएं और जब सफल हो जाता है तो आपको लगता है मैं सफल हो गया। क्या शिल्पा? नहीं सर, मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स और जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे थ्रू आउट प्रिपरेशन में मेरे साथ खड़े रहे, तो मैं उनके लिए मतलब आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग आप पे बिलीव करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पे बिलीव करो कि हाँ आई कैन डू दिस। तो मेरा यही सजेशन है कि खुद पे बिलीव करो और जितना आप अपना 100% दो, तो फिर सर कोई भी कर सकते हैं। आप बहुत खुश दिख रही हैं और लग रहा है जैसे कि आपको बिल्कुल ऐसी खुशी आ रही है कि आंख में लग रहा है जैसे आंसू आने वाला है। आपका दिल भर आया है, बहुत बड़ी बात है। माँ पिता का आशीर्वाद बच्चे पे होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा तो बच्चा जरूर बनेगा और हम सब सफल होंगे। इसी कामना के साथ, शुभकामना के साथ शिल्पा को कहते हैं कि आप बिहार का नाम भी रोशन करें और न्यायिक सेवा में बहुत बढ़िया काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।